and welcome back to our channel The Learning Hub. This is Love Arora guys. How are you all? I hope you all are safe. गाइज आपने चैप्टर के पीछे मेरे पीछे पढ़ ही लिया होगा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है दोस्तों। मैं ये जो फ्योल प्रिंसिपल मैंने लास्ट डाले थे गाइस, मैं वो आगे कंटिन्यूसली नहीं कर पाया, मुझे 9 के चैप्टर्स डालने थे, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट आज हम फ्योल्स के 7 प्रिंसिपल जो हमने पहले करे थे हम उसके बाद के 7 कंटिन्यू करेंगे और हम इसे इतने इजीएस्ट वे में समझेंगे कि हमें ये लगे कि हम अपनी 12वीं के 12th के बाद तक भी हम ये 14 प्रिंसिपल भूले ना, जो कभी हमसे पूछे तो हमारा ये टिप्स पे हो। ठीक है गाइस, तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो गाइस ये पता है क्या होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है, पहले मैं इंग्लिश में समझाऊंगा फिर हिंदी में। द कंसेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, द कंसेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इफ इज द लाई विद इन द टॉप मैनेजमेंट देन इट इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइजेशन। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज डिसेंट्रलाइज्ड बिटवीन द लोअर पावर, जैसे लो लेवल पे मिडिल लेवल पे अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी तो हम उसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ये लिखा भी हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं गाइस। इसका मतलब ये है जब हम, जैसे हम अपने कंपनी के बारे में हम कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ प्लान्स बनाएंगे, अगर वो टॉप मैनेजमेंट मतलब कि ओनर्स, सीईओ उसके हाथ में होगी तो उसे कहेंगे हम सेंट्रलाइजेशन। बट जब ये मिडिल लेवल, लो लेवल के हाथ में होगी तो हम इसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है गाइस, इसके अंदर गाइस ये भी लिख सकते हो, आपकी सिंपल है, दोज companies which have the decision making authority lies within the top management, this is called centralization, and if it is down, it's pushed downward the chain, it is called decentralization. Guys, फ्योल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्योल के कहते हैं देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी पूरी सेंट्रलाइज होगी तो जो लो लेवल के बंदे सोचेंगे सिर्फ कंपनी अपनी चलाती है, डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो वो मिडिल लेवल, जो अपर लेवल होते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बट गाइस इसमें क्वेश्चन आता है, अ कंपनी कैन नेवर फुली बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो आप इसमें ये लिखेंगे व्हेन द कंपनी ग्रो इन साइज एम्प्लॉइज ग्रो। तो गाइस हम इसमें ये लिखेंगे कि जब कंपनी जैसे बढ़ती है, एम्प्लॉइज का साइज बढ़ता है, कंपनी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ती है, तो कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव होना चालू हो जाती है। क्योंकि एम्प्लॉइज और जो लो लेवल के पर्सन होते हैं वो ज्यादा ऑपरेशन होते हैं वो ज्यादा उसके अंदर घुले मिले होते हैं, ना कि टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लान्स, स्ट्रेटजीज वगैरह बनाना, बट एम्प्लॉइज जो होते हैं उस प्लान को फिजिकली ड्रॉ आउट करते हैं। तो वो गाइस एम्प्लॉइज जो होते हैं वो स्पेशल उस प्लान से मिले हुए होते हैं, तो इसलिए कहते हैं इसे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है गाइस, होप कि आपको ये वीडियो मतलब आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन, स्केलर चेन। गाइस ये पता है क्या होता है, देखो मैंने लिखा हुआ है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। An organization consists of superior and subordinate. The formal line of authority from highest to lowest rank are known as scalar chain. गाइस मैंने ये डायग्राम भी बना रखा है, आप थोड़ा सा, मेरे पास जगह की शॉर्टेज थी, प्लीज आप कॉपरेट करिएगा और मेरे को हटा के जूम करके देखिएगा गाइस, आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आएगा। गाइस इसका मतलब ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट से बनी हुई होती है। सुपीरियर मतलब टॉप लेवल, सबऑर्डिनेट मतलब लो लेवल और मिडिल लेवल। गाइस इसका मतलब ये होता है, द फॉर्मल चैन जो होती है उसको मैं हिंदी में समझाऊंगा। फॉर्मल चैन जो हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक होती है तो हम उसे कहते हैं स्केलर चैन। इसका गाइस हिंदी में मतलब ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कंपनी में टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल होती है, लोअर लेवल होती है। जैसे मान लो आपको किसी मैनेजर से काम है, किसी अपने ओनर से काम है, सीईओ से काम है, तो आप पहले जाओगे अपने मैनेजर के पास, मैनेजर जाएगा उससे ऊपर वाले बंदे के पास, फिर वो जाएगा ओनर के पास। आप डायरेक्ट एकदम ओनर के पास नहीं जा सकते, नॉर्मल रूटीन ऑफ बिजनेस। क्योंकि गाइस ये हम एक थोड़ी सी एक सीनियरिटी होती है कि हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कंपनीज की, जो हम लोगों को कंपनीज वालों को फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस इसमें यही है सिंपल सा। अगर मान लो आपको, अगर आप ए हो, मेरी एग्जांपल समझना, आप ए हो और आपको जाना है ओ पे, आप हो जूनियर मतलब एम्प्लॉय, ओ है मैनेजर, तो पहले आप जाओगे एल पे। ठीक है गाइस, एल पे, फिर एल जाएगा एम पे, ठीक है, एम जाएगा एन पे, एन जाएगा ओ पे। ये होता है नॉर्मल रूटीन ऑफ बिजनेस में। अगर ए को ओ से काम है तो वो कर सकता है, मतलब वो पहले इनके थ्रू जाएगा फिर वो यहां जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी है तो उसको पूरी फ्रीडम है कि वो डायरेक्टली, मेरी बात पे गौर करिएगा, डायरेक्टली वो ए से ओ पे जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको आपको बोर्ड के पेपर में हाईलाइट करके लिखना, इसे कहते हैं हम गैंग प्लैंक। क्या? गैंग प्लैंक। इन नॉर्मल रूटीन ऑफ बिजनेस वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द मैनेजर और सीनियर और सीईओ। ठीक है गाइस, ये होता है स्केलर चेन।
ठीक है गाइस, ये बहुत सिंपल है यार। आपको ये डायग्राम, मेरी बात करना, आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। इसको जूम कर लेना मेरी हेल्प से, इसको जूम करना, इसको पढ़ना, बुक में और अच्छे से दे रखा है, बट इसको जूम करके आप देखना और इसको समझना पूरा। ठीक है गाइस, एक को अगर डी से काम होगा तो बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, फिर डी पे जाएगा। इमरजेंसी में वो डी पे जा सकता है, क्योंकि अगर इमरजेंसी है तो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिससे देरी ना हो, जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि इस पे जाएगा फिर इंफॉर्मेशन डिले होगी, 2 दिन का टाइम लगेगा। बट इमरजेंसी हम डायरेक्टली जा सकते हैं। गाइस, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, मैं चाहता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं अपने जो मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनको ये समझ आए। प्लीज गाइस, इसको आप बोर उसमें मत लेना कि हमें सर इतना लंबा समझाते हैं। मेरी गाइस, मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्तों को, मेरे भाई जो देख रहे हैं, उनको ये ऐसा समझ में आए कि पेपर में किसी तरीके से भी केस स्टडी आ जाए जिनको समझ आ जाए। और गाइस, बोर्ड के पेपर बहुत पास है, प्लीज सीरियसली ले लो अभी से। अगर बोर्ड के पेपर अच्छे नहीं जाएंगे तो कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, डिससेटिस्फैक्शन होगी दोस्तों। ठीक है गाइस, अगला है ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फ्योल। इसके अंदर एक बहुत उसने फ्रेज बनाया है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। गाइस, उसका ये है कि हर चीज का एक प्लेस होना चाहिए रखने का, और हर चीज उसी जगह पे होनी चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूं, हम अपने घर का एग्जांपल लेते हैं। गाइस, आपको अगर भूख लगती है तो आप किसके पास जाते हो? मम्मी के पास जाते हो ऑब्वियसली। मैं ये नहीं पूछ रहा आप कहीं मेरे को आंसर दो, हम बाहर खाना खाने चले जाते हैं। अपने नॉर्मल घर में मम्मी के पास जाते हो, मम्मी कहती है रसोई किचन में से जाके क्या लेके आप, प्लेट लेके आते हो। आप प्लेट लेने के लिए बाथरूम में तो नहीं जाते ना, किचन में जाते हो ना। स्पून लेने के लिए किचन में जाते हो, ठीक है गाइस। कटोरी लेने के लिए किचन में जाते हो। तो एक इसका प्लेस बना हुआ है जिससे आपका टाइम बचता है, कंफ्यूजन नहीं होती। अब मान लो प्लेट घर पड़ी है बेडरूम में, बेड पड़ा है किचन में, तो कंफ्यूजन होगी ना। तो ऐसा ही होता है इसके अंदर भी। हर चीज का, टूल्स का, मशीन्स का, हर चीज का एक प्लेस होना चाहिए, और उसी प्लेस पे वो चीज उपलब्ध होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी, टाइम की बचत होगी, सब कुछ होगा। और अगर ऐसा होगा तो एफिशिएंट आउटपुट होगी। अगर हर चीज बंदे को टाइम पे मिलेगी, हर बंदा एक जगह पे होगा अपनी, तो लैक ऑफ कन्वर्सेशन नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योस नहीं होगा। ठीक है गाइस, इसके अंदर सिर्फ इतना ही था, अकॉर्डिंग टू फ्योल, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है गाइस, होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है दिस एम्फेसिस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टूवर्ड्स वर्कर। गाइस, ये होता है कि मैनेजर के अंदर एक बिहेव काइंडलीनेस, जस्टिस होना चाहिए वर्कर के, और मैनेजमेंट को वर्कर के थ्रू। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द कास्ट, ऑन द बिलीफ ऑफ सेक्स, कास्ट, नेशनैलिटी, रिलीजन, कलर। जैसे आपको पता है लोग करते थे गोरे और काले का फर्क, लड़का है तो लड़की है, ये नहीं करना हमें। ठीक है गाइस, और गाइस, और इसमें ये भी नहीं कर सकते कि हम लड़के और ज्यादा सैलरी, लड़का है तो कम सैलरी, लड़का है ज्यादा सैलरी, लड़की है तो कम सैलरी। हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एक हर बंदा इक्वल है अपने उसमें, काला है चाहे गोरा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो मुसलमान है, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है। फ्योल ने आज मेरे को समझ आता है पढ़ाने पे टाइम पे, आपको फ्योल, जो हमारे फ्योल थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात हमें सिखाई है। इसको अपनी रियल लाइफ में भी वो करना। 12th है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। गाइस, इसका मतलब ये है, इफ द एम्प्लॉय वन सेलेक्टेड, अगर किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं हम, अगर एक बार वो सेलेक्ट हो जाता है तो ही शुड बी इन द, वो अपनी पोस्ट पे एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मिले, वो अपनी पोस्ट पे हद तक रहे। क्योंकि अगर किसी कंपनी में, जैसे मान लो मेरे को सेलेक्ट कर लिया कंपनी ने और मेरे को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं मिला, कहीं से पता चला कि मेरे को 6 महीने में सस्पेंड कर देंगे, तो मैं उस लेवल से काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसको, एक पर्सन को सेलेक्ट करो, साइंटिफिक तरीके से सेलेक्ट करो और उसको उस पोजीशन पे रखो, क्योंकि वो अपना 2-3 साल, 2 से अपना रिजल्ट दिखा सके। अगर ये चीज नहीं होती, अगर वो उसको पता चलता है कहीं से कि उसको निकाल देंगे, तो ये 3 चीजें होती हैं। एनी एडोकिज्म, एडोकिज्म का मतलब होता है कोई हल्का उसको पता चल जाए कि 6 महीने में मुझे निकाल देंगे, मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज। उससे वहां पे इनसिक्योरिटी मिलती है एम्प्लॉइज को। दूसरा पॉइंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। जो रिक्रूट, जैसे मान लो वो एम्प्लॉय चला गया, फिर रिक्रूट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसकी काफी कंपनी के ऊपर कॉस्ट हाई होती है। थर्ड है देयर विल बी पुअर आउटपुट एंड जब तक वो नहीं आएगा, जब तक कोई एम्प्लॉय नहीं आएगा, तब तक कस्टमर सर्विस आउटपुट जो होगा, प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, और कंपनी के बाहर फीडबैक बेकार जाएगा, तो कंपनी बिगड़ सकती है, कंपनी बेकार हो सकती है। गाइज, ये पूरे मैंने 12 करा दिए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है गाइज? मेरे पास जगह नहीं थी, बट इनिशिएटिव और स्पिरिट द कॉप जो है ना, बहुत इजी है वो, इसके लिए वो लिखने की नीड नहीं है। ठीक है गाइज, प्लीज कोऑपरेट विद मी। ठीक है, हम करते हैं स्टार्ट इनिशिएटिव। गाइज, इनिशिएटिव का ये मतलब होता है कि मतलब
इनिशिएटिव का ये मतलब है कि एम्प्लॉइज को सजेशन कंपनी को देना चाहिए। एम्प्लॉइज के अंदर एक मोटिवेशन आनी चाहिए। मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहिए कि तुम हमें सजेशन दो। अगर वो सजेशन देते हैं, उनके सजेशन से कोई कॉस्ट रिडक्शन में या हमें कोई फायदा होता है तो हम उनको तारीफ करें, उनको मोटिवेट करें जैसे वो करे। गुड कंपनी, जो भी अच्छी कंपनी होगी वहां पे एम्प्लॉय सजेशन का सिस्टम होगा जिससे कंपनी बूस्ट होगी। गाइस हम पता है क्या सोचते हैं कि हम ओनर हैं, हम सीईओ हैं, तो हम ही से वो बनाएंगे, प्लान ड्रॉट करेंगे, बट हमें कभी कभी अपने जूनियर की भी सुननी चाहिए। समझ रहे हो आप? तो गाइस इसके अंदर इसमें सिर्फ यही है। इसकी इंग्लिश आप अपने बुक में लिखी होगी, मैंने हिंदी में समझा, पढ़ के देख सकते हो। लास्ट पॉइंट है स्पिरिट द कॉर्प्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है, स्पिरिट द कॉर्प्स मीन यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी जो होती है वो स्ट्रेंथ होती है। जो मतलब जैसे मान लो आपकी 5 उंगलियां अलग अलग चल रही हैं, ये जब ये मुट्ठी बन जाती है ना तो ये यूनिटी हो जाती है। और जो यूनिटी में बंदा होता है ना वो कभी हारता नहीं है। एक जुट रहने वाले, आपने सुना होगा मुसलमानों में कितनी यूनिटी है भाई लोग। मैं कोई रिलीजन पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं वीडियो कुछ अलग हो जाए। सिख वगैरह में कितनी यूनिटी होती है। तो गाइस ये एक यूनिटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। यूनिटी होगी तो कभी भी आप लोग हारोगे नहीं कहीं पे। इसका मतलब ये होता है स्पिरिट द कॉम्स मीन्स मैनेजमेंट शुड रिप्लेस आई विद वी। वो अपनी मैं को ना, जो मैं होती है ना, मैं, आप लोगों को पता है रामायण से हमें क्या सीख मिलती है? रावण हमें क्या सीख सिखाता है कि अकड़ सिखाते हैं। रावण जी हमें क्या सिखाते हैं? अकड़ तो मेरी नहीं रही तो तुम हम चीज क्या है? समझ रहे हो? मैं तो आज तक भगवान को अभिमान अहंकार तो पसंद ही नहीं है। कंपनी में अगर वो बोलते हैं ना मेरी कंपनी, मेरा सब कुछ, मेरी इनकम, मेरी पर कैपिटा इनकम, मेरा सब कुछ, तो वो मैं लगता है एम्प्लॉयज को कि यार हम तो यहाँ पे सिर्फ काम, उनको फैमिलियर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? हमारी कंपनी, हमारी इनकम, हमारे गेन, इससे कितना अच्छा लगा। अब मैं आपको बोलूंगा, हम जैसे मैं बोलता हूँ हमारा चैनल, मेरा चैनल नहीं हमारा चैनल, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो गाइस इसका मतलब यही होता है, मैनेजमेंट शुड रिप्लेस आई विद वी। अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे और अपने यहाँ पे टीम स्पिरिट लेके आए, आई को वी में कन्वर्ट करे। गाइस इसके अंदर सिर्फ इतना सही था। होप कि आपको ये 12 के मतलब ये जो लास्ट पॉइंट जो 6 के 6 थे समझ आए होंगे। और गाइस अगर ना आए हो ना समझ यार, दोबारा देखो, अपनी पूरी जान लगा के पढ़ाता हूं मैं। और अब अगर बोर लग रहा ना, सिर्फ बोर हो रही हो ऐसा लग रहा है, तो हो लो यार बोर। पेपर बहुत पास हैं, रिजल्ट वाले दिन क्या पता घर में कोई पिट रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, इसलिए पढ़ लो यार, पढ़ लो। कुछ नहीं है, बीएसटी ना मेरी वीडियो दिखा के चलो, टिप्स पे ना जिंदगी में नहीं भूलोगे, टिप्स पे रहेगी हमेशा पेपर के बाद भी। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का रेड बटन प्रेस करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस के लिए ऑन करें। तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।